मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर तो आप हमें बता सकते हैं कि प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ सब मिलके हमारी एजुकेशन को कैसे और अच्छा स्टैंडर्ड दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, देख जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस चांसलर महोदय, टीचर्स बहुत सारा कर रहे हैं, लेकिन हाँ 30 जुलाई 2022 को जब ऑनरेबल वाइस चांसलर रामजस कॉलेज में भी आए थे तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि भाई ऐसे मानक स्टैंडर्ड स्थापित किए जाएं जो विश्व में हम एक एजुकेशन में सबसे मतलब ऐसा तो नहीं नंबर 1 पे, लेकिन कहीं सम्मानजनक स्थिति में तो आए, टॉप 10 में आ जाएं, इस तरह का होना चाहिए। तो देखिए, आपने सीधा क्वेश्चन किया कि गवर्निंग बॉडी, कॉलेज प्रिंसिपल और दिल्ली यूनिवर्सिटी और टीचर्स मिल करके वो ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारी एजुकेशन व्यवस्था एक अच्छी हो जाए। तो एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ। हमारे जो कॉलेज प्रिंसिपल है या गवर्निंग बॉडी है या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, वाइस चांसलर है या टीचर जी हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों में एक ध्यान ही नहीं दिया जिससे शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट के करार पर है। मतलब आप समझ लो कि 50% ही चल रही, 50% तो बच्चे इसीलिए नहीं आते। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे व्यवस्था है कि अगर किसी बच्चे की 67% अटेंडेंस नहीं है तो आप उसको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, सेमेस्टर में नहीं बैठने देंगे। अब देखिए, ऑफलाइन चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कोरोना के पीरियड से पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर साइलेंट रहे, गवर्निंग बॉडी साइलेंट रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी साइलेंट रही, कॉलेज प्रिंसिपल साइलेंट रही। तो हुआ क्या, बच्चों में एक अनियमितता की और इनडिसिप्लिन की मतलब एक सीमा टूट गई। मतलब उन्होंने सोचा कि यार हम वीडियो से पढ़ लेंगे, किताब से पढ़ लेंगे, टीचर जी को क्या है बस वहाँ पर आके असाइनमेंट जो भी जमा कर दो 4 पेज और नंबर लगे और जब पास हो जाएंगे अगले एग्जाम में बैठ जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है, तो फिर इससे क्या परिणाम हुए? परिणाम ये हुए कि कल का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। मेरे साथी एक क्लास के लिए खड़े थे, ट्यूटोरियल उनकी क्लास थी, उसमें एक भी बच्चा नहीं था। अब बताओ उसमें टीचर क्या करें? अच्छा, ये चौपट किसने किया है? भाई जिम्मेदारी तो कॉलेज प्रिंसिपल, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली विश्वविद्यालय की है ना, कि जो बच्चे जो मतलब अनियमितता के कारण आप बैठाए जा रहे हो और इस तरह से करें, इससे थोड़ा एजुकेशन अच्छा होगा। तो केवल मतलब एक शिक्षकों पर ही किसी तरह की नियम कानून, उस नियम कानून को सब पे लागू होते हैं, स्टूडेंट पे भी लागू होते हैं, कॉलेज पे भी लागू होते हैं, यूनिवर्सिटी पे भी लागू होते हैं। तो व्यवस्था को अगर अच्छा करना है तो जो बच्चे ट्यूटोरियल क्लास अटेंड नहीं कर रहे, लेक्चर क्लास अटेंड नहीं कर रहे, उनको इंटरनल असेसमेंट में नहीं नंबर दिया जाना चाहिए, उनको एग्जाम से डिबार किया जाना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट भी कह चुके हैं, लॉ फैकल्टी में केस भी जीत चुके हैं और भी कॉलेज केस जीत चुके हैं कि भाई अपने रूल्स को क्यों वायलेट कर रहे हो। तो जो अनियमितता है, जो रूल का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से न होने के कारण आज हम उस स्थिति में हैं। या जो हमारे ऑनरेबल केदारनाथ जी का जो ड्रीम था कि हम एक अच्छी शिक्षा मुहैया कराएंगे, किसको कराओगे? क्या पेड़ पौधों को कराओगे कि बिल्डिंगों को कराओगे, जब आपके पास में बच्चा है ही नहीं? ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं है कि है ही नहीं, सबकी भी नहीं है। बहुत सारी टीचर्स में, बहुत सारी क्लासेस में पूरा भर के आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिनमें नहीं आ रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे साइंस के लैब्स हैं, उनमें भी बच्चे मिल जाते हैं, कंप्यूटर लैब में भी आ जाते हैं। लेकिन जो जैसे अब हिंदी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, इनमें ध्यान देने की जरूरत है। जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं पूरी विश्वविद्यालय में, कि ये इन बच्चों को रिटेन कैसे किया जाए, मतलब क्लासेस में कैसे हो। तो उसके लिए आप अगर रूल बना देंगे, फिर बच्चा संवेदनशील होता है, डिस्कशन होता है। NEP एक बहुत सुंदर चीज़ आ रही है, कम से कम नई नई चीज़ उसमें आएंगी। तो मेरे हिसाब से अगर जो है डिस्कशन करेंगे, समाज की समस्याओं को लेंगे, उनके सॉल्यूशन में जाएंगे। किस तरह की समस्या आज इंसान कोई नहीं समझ रहा। चारों तरफ पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड हो रखा है। आपके पार्क सुरक्षित नहीं है, आपकी ग्रीन लैंड सुरक्षित नहीं है, आपका कुछ भी सुरक्षित नहीं है, आपका घर परिवार सुरक्षित नहीं है, DDA की कॉलोनी जो बनाई है DDA ने वो सुरक्षित नहीं है। जो भी मतलब आपका रास्ता है उस पर भी पिलर लगा करके कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर रोड्स पे भी तमाम। तो इनको कौन ठीक करेगा? आपके पास में हवा, पानी, प्रकाश और ये सब नहीं होगा, आप कैसी ज़िंदगी बनाएंगे? और सूर्य देवता आपको जितनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, उनकी वजह से आज जिंदा हैं सब की सब। अब आप उनको प्रकाश को ही बंद कर दो, हमारी आगे वाली जनरेशन को अपने जो घर भी हैं उनको पूरी तरह से चौपट कर दो, उनको हवा ही नहीं जाने दो, प्रकाश ही नहीं जाने दो, कितने दिन तक जिंदे रह सकते हैं? तो मेरे हिसाब से शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कॉलेज प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यूनिवर्सिटी को अपनी जिम्मेदारी चाहिए। 2047 में तब भारत को हम विकसित कर सकते हैं। और एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो विकास कर सकता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है और बिना टेक्नोलॉजी, बिना एजुकेशन के कुछ भी हो। तो इस बारे में हमारा विश्वविद्यालय, पूरी सरकार जो है टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा काम कर रही है। हम वेलकम करना चाहिए, NEP का ही वेलकम करना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के वहाँ अब देखिए 90 बच्चे एक सेक्शन में,
और जो रूम की कैपेसिटी 30 है, भैया आप कहाँ पे क्लास ले रहे हो? आप बेवकूफ़ बना रहे हो। अरे आप खुद भी मतलब गिल्टी है, 90 बच्चे 30 की कैपेसिटी का रूम आप लेके बैठे हो और सब चल रहा है। फिर आपने उसमें लिखवा रखा है टाइम टेबल में कि जी मेरे पास ट्यूटर हैं, अब प्रैक्टिकली वही नहीं। इससे क्या फ़ायदा? आपको फ़ायदा है, बच्चों को फ़ायदा है, देश को फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से अगर इन छोटी सी चीज़ को, मतलब अटेंडेंस को, स्टूडेंट अटेंडेंस को, अगर कॉलेज प्रिंसिपल और ये सब के सब गवर्निंग बॉडी और वाइस चांसलर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ऑनरेबल कोर्ट्स भी, बच्चे भी इसमें सपोर्ट करेंगे, स्टूडेंट भी, बहुत सारे बच्चे बहुत महान हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, वो चाहते हैं कि सबको डिस्कशन हो। लेकिन कभी ये स्ट्राइक, कभी वो स्ट्राइक, कभी ये धरना, कभी वो धरना, कभी स्टूडेंट इलेक्शन, कभी टीचर इलेक्शन, कभी नॉन टीचिंग इलेक्शन। अरे भाई साहब ये बहुत ज़रूरी है, इन सबको कीजिए, लेकिन आपका एक मंत्र होना चाहिए कि पहले पढ़ाओ, मतलब पढ़ाई भी और लड़ाई भी, संघर्ष कीजिए और संघर्ष करके आप आगे बढ़िए और एजुकेशन को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।